हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जितनी भी रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। ठीक है, देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं उनको आप व्याख्यात्मक रूप से तैयार कर लीजिए। आपके जो साहित्य से संबंधित प्रश्न है वो यहीं से बनेंगे और जितना मैंने विश्लेषण किया है वो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से लेकर समकालीन कवियों तक हर कवि को आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए जो कवि हैं उनको गंभीर रूप से, उनको विस्तृत रूप से तैयार कर लीजिए। उनसे कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आप उनको तैयार कर लेंगे तो बहुत ज्यादा कवियों को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल क्या तैयार कीजिए, आप केवल और केवल आपकी व्याकरण जो है वो हिंदी की उसे बहुत दुरुस्त कीजिए, उसे बहुत अच्छा तैयार कीजिए, क्योंकि व्याकरण से जो है वो प्रश्न 15 नंबर की आपकी कॉमन व्याकरण आती है। और जो आपका जो 91 से 150 नंबर का जो 60 नंबर का पोर्शन होता है उसमें भी कम से कम 7 या 8 प्रश्न व्याकरण के शामिल किए हुए होते हैं। तो व्याकरण जो है वो कम से कम 25 नंबर की आ सकती है, 25 तो नहीं कहेंगे, 17-18 नंबर की, 20 नंबर की हम मान सकते हैं कि व्याकरण आती है। ठीक है, 20 नंबर की व्याकरण आपके पेपर में आती है। ठीक है, और जो है काव्य शास्त्र के 7 से 8 प्रश्न आपके पेपर में जो हैं वो जो 91 से 150 तक का पोर्शन है उसमें 7 से 8 प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित होते हैं। कई बार इनकी संख्या ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे 2023 के अंदर काव्य शास्त्र से कम 15 प्रश्न शामिल किए हुए थे। ठीक है, कुछ प्रश्न जो है 15 एक प्रश्न आपकी जो रचनाएँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं और कुछ प्रश्न जो हैं जैसे आपके बन सकते हैं आदिकाल से, रीतिकाल से, आपके भक्तिकाल से। भक्तिकाल लगभग जो है वो सारा का सारा आप जब आपकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके रचनाकारों को पढ़ेंगे तो भक्तिकाल आपका वहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास भी लगे हुए हैं, मीराबाई भी आपके पाठ्यक्रम में है, रसखान भी है, सूरदास भी है। मतलब लगभग हर बड़ा कवि जो है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो भक्ति काल को अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इन्हीं को पढ़ लेंगे तो प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, और आपको रीतिकाल के विषय में थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है और आदिकाल के विषय में भी पढ़ें, क्योंकि एक दो प्रश्न आदिकाल से भी बनता है। ठीक है, रासो काव्य धारा इत्यादि के बारे में जो है वो प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और आप जो है वो इस तरह से अपनी चीजों को तैयार कर लेंगे तो 75 नंबर की आपकी जो हिंदी है उसमें से कम 60 नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम और आपको इस चैनल पर इसी तरह की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो यदि आप एचटेट पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। फ्री में आपको सारा जो विषय वस्तु है जितनी भी है वो सारी फ्री में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी प्रकार का कोई जो है वो चार्ज, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। तो इस चैनल से आप जुड़ेंगे, आपकी तैयारी दुरुस्त हो जाएगी, कहीं आपको जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बादल राग वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है, उस रचना को पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे और मैं दावा करती हूँ कि इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जा सकता। ठीक है, एक भाग में तो नहीं, शायद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमें 3-4 भाग के माध्यम से पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत विस्तृत जो है वो इन पर व्याख्यान बन सकता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ करवाऊंगी। तो 3-4 वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको पता ही है छायावाद के कवि हैं और ये छायावाद के जो 4 स्तंभ है उन्हें उनमें से एक माने जाते हैं और ये छायावाद के महेश कहे जाते हैं। रुद्र भी इनको कहा जाता है, छायावाद का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है, महाप्राण जो है वो उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बहुत सी बातें बनती हैं, बसंत का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या विशेषता थी, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है
वो कभी बहु वस्तु स्पर्शिणी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। और ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं अपनी रचनाओं को लेकर के। जैसे राम की शक्ति पूजा देखते हैं हम, तो राम की शक्ति पूजा में इन्होंने एक बहुत कठिन छंद में उसको लिखा है, ठीक है। और कुकुरमुता जब इसकी इनकी रचना को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि जो है वो निराला की लिखी हुई है। यानी कि एक तरफ जो है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग है बिल्कुल साधारण अभिधा शैली में वो लिखी हुई है, और एक तरफ जो है वो राम की शक्ति पूजा जैसी गंभीर रचना वो करते हैं। तो मतलब रचना धर्मिता जो है वो इनकी जो है वो बहुत से स्तरों को पार करती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। और जो ये जो है वो एक कोमल हृदय के कवि तो नहीं कह सकते, इनको अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे। कौन? निराला। और इनके जीवन की देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना ये रही है कि निराला को अपने जीते जी वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया जो सम्मान इन्हें मरने के बाद प्राप्त हुआ। जीते जी जो है उनकी कविताओं को ठुकराया गया। जो पब्लिशर थे उन्होंने जो है इनका सम्मान नहीं किया, बुक पब्लिश हो जाती थी, उनकी रॉयल्टी वो लोग हैं वो खा जाते थे। मतलब बहुत सा इनके साथ अन्याय हुआ, और इतना ज्यादा मतलब हिंदी जगत में इनको अपमान मिला अपने रहते रहते जीते जी, कि अंत में इनकी ऐसी विक्षिप्त हालत हो गई थी कि ये अपने दिमाग का संतुलन खो चुके थे। और जो इलाहाबाद की सड़कें थी उन पर इन्हें नंगा घूमता हुआ, मतलब नंगे पैर घूमता हुआ, अधो वस्त्र में घूमता हुआ जो है वो देखा जाता था। और माना जाता है कि जब ये मरे तो इनका किसी को पता भी नहीं था। ये मतलब एक गुमनामी में ही ये जिए हैं अपने जीते जी, और बाद में मरने के बाद इनको बहुत ज्यादा जो है वो प्रसिद्धि मिली। हिंदी साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो निराला को पसंद ना करता हो, है ना। मेरे तो विशेषकर निराला बहुत पसंदीदा कवि हैं। देखिए जीवन परिचय देख लेते हैं। निराला की जन्म तिथि को लेकर आलोचकों में मतभेद है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या मानते हैं? इनका जन्म मानते हैं 1896 में, ठीक है। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो कब मानते हैं इनका जन्म? डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म मानते हैं 1897 में। और रामविलास शर्मा ने जो निराला की साहित्य साधना लिखी है उसमें वो इनका जन्म मानते हैं 1899 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी जो है वो वहाँ काम करते थे और इनका जन्म वहीं पर हुआ था। तो ये जो है वो बंगाली बहुत अच्छी जानते थे, लेकिन हिंदी को इन्होंने बाद में सीखा था, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन हुआ, इसीलिए इनको बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है। रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, तो इसीलिए माता ने इनका नाम जो है वो सूर्य कुमार रखा था, और बाद में ये सूर्यकांत हो गए थे, ठीक है। पूर्वज जो है वो उन्नाव जिले के थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका निधन कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इन्हें क्या है? कुमार, सूर्य कुमार इत्यादि नाम मिलते हैं। माँ ने इनका नाम सूरज कुमार ही रखा था, ठीक है। पिता कौन थे? राम सहाय थे। माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी था। पत्नी कौन थी? मनोहरा थी। और पुत्री सरोज थी। देखिए माता पिता के विषय में तो शायद आपसे ना पूछा जाए, लेकिन उनकी पत्नी का नाम और उनकी पुत्री का नाम आपसे पूछा जा सकता है। पत्नी कौन थी? मनोहरा देवी थी। ये भी क्या है, जब ये 22 वर्ष के थे तो इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी मनोहरा से, ठीक है। और एक महामारी आई थी, उसमें मनोहरा देवी का देहांत हो जाता है। और इनकी पुत्री सरोज भी जब ये 19 वर्ष की थी, 19वें में लगी थी, 18 वर्ष इसने पार किए थे, तो इनकी पुत्री जो सरोज है उसका भी देहांत हो जाता है। और उसकी याद में ये एक बहुत बड़ा शोक गीत लिखते हैं, जिसको सरोज समृद्धि लिखते हैं 1935 में। प्रथम विश्व युद्ध की महामारी में इनकी पत्नी मनोहरा देवी के साथ ही इनके चाचा, भाई, भाभी, इनका निधन हो गया था। यानी इनका पूरा परिवार ही तबाह हो गया था। एकमात्र पुत्री सरोज ही जीवित रही। शादी के बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। निराला जी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी कि इनको ये अपना आदर्श मानते थे। निराला के उपनाम देखिए क्या क्या थे?
नए कवियों का गोरखनाथ इनको कहा जाता है, क्योंकि गोरखनाथ की तरह ही ये क्या थे, अक्खड़ थे बहुत ज्यादा। ठीक है। वसंत का अग्रदूत इनको कहा जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी पंचमी के दिन जन्म हुआ। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक इनको कहा जाता है। ठीक है। मतवाला पत्र का संपादन संभालने के बाद अपने निराले व्यक्तित्व के अनुरूप इन्होंने निराला उपनाम रख लिया था। ठीक है। निराला मतवाला पत्र का इन्होंने जो है वो संपादन किया था। महावीर प्रसाद सेठ जो थे इसके प्रकाशक थे, और इन्होंने जो है मतवाला पत्रिका के संपादन के समय उसको मतलब इतनी अच्छी कवि जो है वो व्यंग्य इसके अंदर लिखे कि मतवाला पत्र जो है वो प्रतिष्ठित हो गया था उस समय। गंगा प्रसाद, गूंगा नहीं है ये, गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महाप्राण निराला आलोचना ग्रंथ में इनको महाप्राण उपनाम दिया। ये पूछा जा सकता है कि महाप्राण उपनाम जो निराला को किसने दिया, वो दिया था गंगा प्रसाद पांडे ने। ठीक है। आलोचकों द्वारा निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, छायावाद का रुद्र या महेश भी कहा जाता है। छायावाद का रुद्र या महेश किसने कहा इनको, कृष्ण देव झारी ने। ठीक है। किसने कहा था, कृष्ण देव झारी ने। आगे देखिए, निराला मुक्त छंद। ठीक है। निराला क्या माने जाते हैं, निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मुक्तक छंद को केंचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। मुक्तक छंद को क्या कहा जाता है, केंचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, देखिए मुक्तक छंद की केंचुआ या रबड़ छंद क्यों कहा जाता है। देखिए मुक्तक छंद में कोई भी जो है वो तुकबंदी नहीं होती। एक लाइन उसमें बड़ी हो सकती है, एक लाइन छोटी हो सकती है। हम देखते हैं ना कि आजकल के जो रचनाकार हैं जब उनको पढ़ते हैं, एक पंक्ति उनकी बहुत बड़ी होती है और नीचे वाली पंक्ति में हो सकता है 2-3 शब्द ही लिखे हुए हों। तो जैसे केंचुआ चलता है, केंचुआ ऐसे ही होता है ना कि पहले बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, वो छोटा हो जाता है। इसलिए ये जो मुक्तक छंद है इसको रबड़ या केंचुआ छंद भी कहा जाता है। रेबड़ भी ऐसे पहले बढ़ जाता है फिर छोटा हो जाता है ना, तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, केंचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त वृत्त के साथ होता है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इस वृत्त के प्रथम पुरस्कर्ता है, यानी जो है वो मुक्त छंद को देने वाले प्रथम प्रवक्ता कौन है, निराला है। निराला क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो मनुष्य की मुक्ति है वो कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, उसी प्रकार जो कविता की मुक्ति है वो क्या है, छंदों के बंधन से छुटकारा पाना है। ठीक है। तो वो मुक्त छंद के विषय में निराला क्या कहते हैं, आज नहीं है मुझे कुछ और चाहा, अर्धे विकच इस हृदय कमल में आ तू। ठीक है। वो क्या कहते हैं, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी रहा, गजगामिनी यह पथ तेरा संकीर्ण कंठ का कीर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपकी परीक्षा में आ सकती है, तो आप जो है वो इसको याद करेंगे कि ये पंक्ति किसकी है, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी रहा। ठीक है। गजगामिनी यह पंथ तेरा संकीर्ण कंठ का कीर्ण। ठीक है। ये प्रगल्भ प्रेम इनकी रचना है, उसमें से ये दी गई है। निराला ने कवित्त छंद को क्या कहा है, हिंदी का जातीय छंद कहा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला ने कौन से छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है, कवित्त छंद को कहा है। भावों की मुक्ति, भावों नहीं है ये भावों है, भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है। यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। कहाँ लिखते हैं, माधुरी पत्रिका में लिखते हैं। देखिए ये जो है परिमल की भूमिका में क्या लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, उसी प्रकार कविता की मुक्ति क्या है, छंदों के बंधन से छंदों के शासन से अलग हो जाना। कविता स्त्री की सुकुमारिता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। ठीक है। ये बात भी जो है वो आप नोट कर लीजिएगा कि किसने कही है, ये कही है निराला जी ने। आगे देखो, निराला जो है वो संपादक रहे हैं, 3 पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले रामकृष्ण मिशन
का समन्वय पत्र का संपादन किया है। देखिए निराला जी इसी समन्वय पत्र के संपादन के दौरान ही जो है वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए थे और उनके विचारों से, उनके दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और अंत तक उस दर्शन का प्रभाव जो है, वेदांत दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है। इस पत्र में निराला जी को अपने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति का सुअवसर प्राप्त हुआ। फिर जो है ये 23-24 में महादेव बाबू के सहयोग से मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल हो गए। ये महादेव प्रसाद सेठ थे, ठीक है, ये इसके ओनर थे, मतलब कि प्रकाशक थे मतवाला पत्र के। इनकी काव्य प्रतिभा को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त है? मतवाला को ही प्राप्त है ना। वो जैसे अमीय गरल शशि शिखर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो ये जो है ये क्या थी? मुख्य पृष्ठ की ध्येय वाक्य था ये किसका? मतवाला पत्रिका का। ये जो है वो आपसे पंक्तियां देकर के पूछा जा सकता है, बताइए कौन से जो पत्र है उसका ध्येय वाक्य था ये? तो ये किसका था? मतवाला का ध्येय वाक्य था। ठीक है। रंगीला नामक पत्र के तो निराला जी संपादक, लेखक, प्रूफ रीडर। देखिए इन्होंने जो है वो रंगीला नामक एक पत्र का प्रकाशन स्वयं शुरू किया था, यानी कि वो स्वयं जो थे इसके प्रकाशक थे, ओनर थे, मालिक स्वयं थे इस रंगीला पत्रिका के। लेकिन जो है वो ज्यादा ये पत्रिका चल नहीं पाई, थोड़े ही दिन जो है वो इसको संभाल पाए, क्योंकि निराला जो है आपको पता ही है कि हर समय जो है वो आर्थिक अभाव से जूझते रहे हैं। तो कहाँ ये जो है वो इसका प्रकाशन कर सकते थे, यानी उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था जो निराला के पास था नहीं, तो जल्द ही इसको बंद करना पड़ा था। ठीक है। निराला जी जो है सुधा पत्रिका में लंबी अवधि तक ऐतिहासिक निबंध जो है वो लिखते रहे और प्रभा पत्रिका जो है वो में भावों की भिड़ंत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ है प्रश्न कि जो भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा ने ये उस समय प्रभा पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे, संपादन किया करते थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। आपको पता ही है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के ये जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है ना। तो ये जो है भावों की भिड़ंत एक लेख जो है लेखमाला प्रकाशित करते हैं और उसमें ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की, सॉरी, जो निराला जी हैं इनकी कविताएं जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है, इसलिए भावों की भिड़ंत जो है वो इस नाम से इसको प्रकाशित करते हैं। और इस लेख ने क्या है, तत्कालीन जगत में हलचल मचा दी थी। निराला के संबंध में आलोचकों के कथन देखिए। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? निराला जो है वो बहु वस्तु स्पर्शिणी प्रतिभा के धनी है। ठीक है। और ये भी कहते हैं संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक, सबसे अधिक नजदीक लाने का काम जो है वो किसने किया है? निराला ने किया है। देखिए निराला की जो रचनाएं हैं, निराला की कविताएं हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनको गाया जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का जो सबसे ज्यादा प्रयास है वो छायावाद के कवियों में निराला ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह कबीर जो है वो अपनी बात को जो है वो रखने के लिए किसी से डरते नहीं थे, ऐसे ही कौन थे? निराला थे। निराला के विषय में देखिए एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार किसी मंच से जो महात्मा गांधी है उन्होंने ये कह दिया था कि जो हिंदी में रविंद्र नाथ के जैसा जो है वो कोई भी कवि नहीं है। तो जब निराला ने ये बात सुनी तो उनको जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो गांधी से के पास पहुंच जाते हैं, गांधी से मिलने के लिए, और कहते हैं अच्छा बापूजी आपने कहा था कि रविंद्र से बड़ा हिंदी में कोई कवि नहीं है, क्या आपने पंत को पढ़ा है? क्या आपने जयशंकर को पढ़ा है? क्या आपने निराला को पढ़ा है? तो वो गांधी जी से सवाल करते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं तो गुजराती जानता हूँ, हिंदी जानता ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं चलिए बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपको कुछ जो है वो अपनी रचनाएं पढ़ करके सुनाता हूँ। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, आप मुझे अपनी किताबें भेज दीजिए, मैं उन किताबों को पढ़ लूंगा। तो निराला ने कहा कि आपको हिंदी आती भी है
कि आप उन कविताओं को पढ़ेंगे, उनके भाव को जानेंगे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति उस समय था जो गांधी से भी सीधा टक्कर लेने की हिम्मत रखता था, ठीक है ना। तो इसी जो कबीर के जैसा अक्खड़ और धाकड़, इसीलिए इनको कहा जाता है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं, निराला जो है आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर कबीर को भी कहा जाता है, और द्वारिका प्रसाद सक्सेना जो है वो किसको कहते हैं, कबीर, निराला को कहते हैं। ये क्या कहते हैं, निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें समास की भी अधिकता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे हर प्रकार की भाषा का जो है वो कबीर निराला जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कुकुरमुत्ता को देखेंगे तो उस कुकुरमुत्ता में क्या है, बिल्कुल एक ऐसी भाषा, भदेश भाषा भी कहीं कहीं आपको उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं, जब आप जो है इनकी रचना गीतावली पढ़ते हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं। ठीक है, मतलब हर तरह का लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, सब कुछ निराला ने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा कहीं तो गेयता का, निराला की अधिकांश रचनाओं की भाषा है, कहीं तो गेयता का गुण ही इतना प्रधान हो गया है कि अर्थ पदों के प्रयोग में कवि ने गेयता का विशेष ध्यान रखा है। क्या कहते हैं, मतलब रचनाओं में अनेक अनेक तरह की भाषाएं हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी निराला आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिकता संपन्न कवि हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि निराला को सर्वाधिक मौलिकता संपन्न कवि कौन कहता है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी कौन कहते हैं, शुक्ल कहते हैं, और मौलिकता संपन्न कवि राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक है, और नामवर सिंह क्या कहते हैं, निराला ने जीवन के सभी क्षेत्रों में संकीर्णता का विरोध किया है। और निराला को शताब्दी का काव्य कौन कहता है, नामवर सिंह कहते हैं, और नंद दुलारे वाजपेयी भी कहते हैं निराला शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये स्लाइड जो है वो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, कहीं से कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नंद किशोर नवल क्या कहते हैं, वे वैचारिक कवि न होकर महान चितेरे कवि थे। उनकी दिलचस्पी मनुष्य के भाव एवं व्यवहार का उसकी पूरी नाटकीयता के साथ चित्रण करने में है। शंभुनाथ सिंह क्या कहते हैं कि रहस्यवाद को 4 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है, अद्वैतवादी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, आनंदवादी, सर्वात्मवादी, प्राकृतिक रहस्यवाद। ये कोई खास नहीं है। निराला के काव्य में कौन सी प्रमुखता है, अद्वैतवादी रहस्यवाद की प्रमुखता है, क्योंकि वेदांत दर्शन को ये मानने वाले थे। महादेवी और पंत की कविताओं में भी यह भावना व्यक्त हुई है। जयशंकर प्रसाद आनंदवादी रहस्यवाद के कवि हैं। ठीक है, आगे जो है वो इनकी काव्य रचनाओं का परिचय है। ठीक है, ये हम जो है वो अगले अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं अगले व्याख्यान में। जय हिंद, जय हिंदी।